नमस्कार। जरा सोचिए, कैसे सिर्फ कुछ पीढ़ियों के अंदर ही एक छोटा सा अधीन राज्य एक ताकतवर साम्राज्य में बदल सकता है। यही तो कहानी है मध्यकालीन छत्तीसगढ़ के रतनपुर के कलचुरियों की। आज हम यही समझने वाले हैं कि कैसे 5 खास शासकों ने मिलकर इतिहास को एक नया मोड़ दिया और एक मामूली सी शुरुआत से सोने के सिक्कों और आलीशान मंदिरों की एक शानदार विरासत खड़ी कर दी। तो सवाल ये है कि उन्होंने ये किया कैसे। इसका राज एक बहुत ही आसान से मंत्र में छुपा है, KKRPJ। नहीं, ये कोई सीक्रेट कोड नहीं है, बल्कि ये उन 5 संस्थापक राजाओं के नामों के पहले अक्षर हैं जिन्होंने इस साम्राज्य को, आप कह सकते हैं, शून्य से खड़ा किया। चलिए इसे समझते हैं। तो आज का हमारा सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर कैसे एक छोटा सा इलाका एक स्वतंत्र यानी इंडिपेंडेंट साम्राज्य में बदल जाता है। आइए कलचुरी वंश के इस सफर को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो हमारा ये सफर 5 हिस्सों में बटा होगा। सबसे पहले देखेंगे वंश की नींव कैसे पड़ी, फिर बात करेंगे राजधानी और निर्माण की, उसके बाद समझेंगे साम्राज्य का विस्तार कैसे हुआ, फिर स्वतंत्रता की घोषणा और आखिर में देखेंगे उनकी स्थायी विरासत यानी उनके सिक्के और मंदिर। देखिए, हर बड़ी कहानी की शुरुआत एक मजबूत नींव से होती है। तो ये कहानी भी शुरू होती है पहले 2 राजाओं से, पिता पुत्र की एक जोड़ी कलिंगराज और कमलराज से। इन्होंने ही आने वाली हर चीज के लिए जमीन तैयार की थी। तो बात है लगभग 1000 ईस्वी की। कलिंगराज ने तुमाण में अपनी राजधानी बनाई और नींव रखी। 20 साल बाद उनके बेटे कमलराज गद्दी पर बैठे, लेकिन यहाँ एक पेच था। वे अभी तक आजाद शासक नहीं थे। वो त्रिपुरी के कलचुरियों के सामंत थे, मतलब उनके अधीन रहकर ही राज करते थे। और कमलराज का पूरा शासनकाल त्रिपुरी के प्रति वफादारी से भरा रहा, यहाँ तक कि उन्होंने फौजी अभियानों में भी उनकी मदद की। तो इस पहली पीढ़ी में काम का एक साफ बंटवारा नजर आता है। कलिंगराज एक दूरदर्शी, एक फाउंडर थे जिन्होंने राजधानी बसाई, और कमलराज वो एक वफादार डिप्लोमैट थे जिन्होंने उत्कल अभियान में मदद करके त्रिपुरी के साथ अपने गठबंधन को और मजबूत किया। मतलब ये एक लंबी रणनीति पर काम कर रहे थे। तो जब नींव मजबूत हो गई तो उस पर एक पहचान बनाने का समय आया, और यही कहानी में एंट्री होती है तीसरे और शायद सबसे अहम शासक की, रत्नदेव प्रथम। उनका शासन ही वो टर्निंग पॉइंट था जहां से इस वंश ने एक स्थायी विरासत बनाना शुरू किया। साल था 1050 ईस्वी, और ये कलचुरियों के लिए एक नए दौर का आगाज था। इसी साल रत्नदेव प्रथम ने एक बहुत ही साहसिक कदम उठाया। उन्होंने एक बिल्कुल नया शहर बसाया, रतनपुर। उन्होंने सत्ता का जो केंद्र था उसे तुमाण से हटाकर इस नए महानगर में शिफ्ट कर दिया, और शहर का नाम रखा अपने ही नाम पर। यह उनकी बढ़ती हुई महत्वाकांक्षाओं का एक साफ इशारा था। और रतनपुर इतना समृद्ध हुआ कि उसे तालाबों का शहर कहा जाने लगा, और जल्दी उसे एक निकनेम मिला, कुबेरपुर, यानी धन के देवता कुबेर का शहर। सिर्फ इसी एक बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि उनके शासन में कितनी ज्यादा खुशहाली आई होगी। रत्नदेव प्रथम सिर्फ एक राजा नहीं थे, वो एक महान निर्माता थे, एक मास्टर बिल्डर। उन्होंने सिर्फ रतनपुर बसाया ही नहीं, बल्कि उससे मशहूर महामाया मंदिर और विशाल गज किले से सजाया भी। उनकी दूरदृष्टि सिंचाई के लिए बनाए गए अनगिनत तालाबों तक फैली थी। और हाँ, वो अपनी जड़ों को भी नहीं भूले। पुरानी राजधानी तुमाण में उन्होंने रत्नेश्वर शिव मंदिर भी बनवाया। अब कहानी में आते हैं चौथे शासक, पृथ्वीदेव प्रथम। उनका शासनकाल आप कह सकते हैं 2 बिल्कुल अलग चीजों का गवाह बना। एक तरफ साम्राज्य का विस्तार और दूसरी तरफ एक बड़ा सैन्य संकट। ये उनकी ताकत की असली परीक्षा थी। पृथ्वीदेव प्रथम का शासनकाल 2 छोरों की कहानी है। एक तरफ उन्होंने साम्राज्य को इतना फैलाया कि सकल कोसलाधिपति की जबरदस्त उपाधि धारण की, जिसका मतलब है पूरे कोसल का स्वामी। तो वहीं दूसरी तरफ उन्हें छिंदक नागवंशी राजा सोमेश्वर देव प्रथम के हाथों एक बहुत बुरी हार का सामना करना पड़ा। सोचिए, एक बड़ी जीत और उसके फौरन बाद एक अपमानजनक हार। और इसी हार ने मंच तैयार किया 5वें और सबसे ताकतवर शासक जाजल्यदेव प्रथम के लिए। उन्होंने न सिर्फ अपने पिता की हार का बदला लिया, बल्कि इस राजवंश को एक बिल्कुल नई बुलंदी पर पहुंचा दिया। तो जाजल्यदेव ने आजादी हासिल की कैसे? उन्होंने एक शानदार 3 स्टेप प्लान अपनाया। पहला कदम, बदला। उन्होंने राजा सोमेश्वर देव को हराया, बंदी बनाया
और अपने पिता की हार का हिसाब चुकता कर दिया। दूसरा कदम, विद्रोह। उन्होंने त्रिपुरी को टैक्स देना बंद कर दिया, जो कि स्वतंत्रता की एक खुली घोषणा थी। और आखिर में तीसरा कदम, प्रतीक। उन्होंने सोने के सिक्के जारी किए, जो किसी भी संप्रभु शासक की अंतिम मोहर होती है। उनके सिक्कों पर एक बहुत ही ताकतवर उपाधि लिखी थी, गज शार्दूल। इसका मतलब है हाथियों का शिकारी। ये सिर्फ एक उपाधि नहीं थी, ये उनकी बेहिसाब ताकत और एक योद्धा राजा के तौर पर उनके कौशल का प्रतीक था। ये दुनिया के लिए एक सीधा संदेश था कि इस नए साम्राज्य को हल्के में लेने की गलती मत करना। लेकिन जाजल्यदेव प्रथम की विरासत सिर्फ स्वतंत्रता तक ही सीमित नहीं थी। उनके सिक्के और उनके बनाए मंदिर आज भी उनकी कहानी कहते हैं, और यही बातें उन्हें इस वंश का सबसे महान शासक साबित करती हैं। उन्होंने 2 अलग-अलग तरह के सिक्के चलाए। सोने के सिक्कों पर तो उनका नाम और गज शार्दुल की उपाधि थी, जो उनकी संप्रभु शक्ति का ऐलान करती थी। वहीं तांबे के सिक्कों पर भगवान हनुमान की छवि थी, जो उनकी आस्था को दिखाती थी। मतलब शाही ताकत और दैवीय भक्ति का एक जबरदस्त मेल। आजादी हासिल करने के बाद भी जाजल्यदेव रुके नहीं। उन्होंने निर्माण का काम जारी रखा। उन्होंने एक और शहर बसाया, जाजल्यपुर, जिसे आज हम जांजगीर के नाम से जानते हैं। वहां उन्होंने मशहूर विष्णु मंदिर बनवाया और पाली के प्राचीन शिव मंदिर का रेनोवेशन भी करवाया। अपने सेनापति जगपाल की मदद से उन्होंने साम्राज्य को और भी फैलाया। इस तरह उन्होंने एक विजेता और एक धर्मनिष्ठ निर्माता दोनों के रूप में अपनी विरासत को और पुख्ता किया। लेकिन कहानी में एक आखिरी और बिल्कुल अनपेक्षित मोड़ आता है। अपने जीवन के अंत में इस महान योद्धा राजा ने सब कुछ त्याग दिया और एक तपस्वी, एक सन्यासी बन गए। तो जाजल्यदेव की असली विरासत क्या थी? एक योद्धा राजा जो संत बन गया? शायद उनकी कहानी हमें यही सिखाती है कि सबसे बड़ी ताकत एक साम्राज्य बनाने में नहीं, बल्कि ये जानने में है कि उसे छोड़ना कब है। एक ऐसा सवाल जो आज भी हमें सोचने पर मजबूर करता है।